नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब देखिए, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट द लेक्चर नंबर 1 ऑफ द CUET PG। अब आप इसको किसी में भी इंक्लूड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको सेल बायोलॉजी में भी इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग इसको बायोकेमिस्ट्री में भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने काम पे लगते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। इसके बारे में मैं एक बार और लेक्चर ले चुका हूँ, लेकिन वो IIT जैम के पर्सपेक्टिव से था। अब देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जब भी आप लेक्चर को टारगेट करिए तो उसी के बेसिस पे टारगेट करिए कि आप कौन सा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। बात समझ में आई। अगर आप वही IIT जैम को टारगेट कर रहे हैं तो आपको जो है थोड़ा सा टेक्निकल पोर्शन में जाना पड़ेगा, और गेट बी को टारगेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा टेक्निकल पोर्शन में जाना पड़ेगा। बट यहाँ पे थ्योरेटिकल अप्रोच पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। चूँकि हम लोग CUET PG की बात कर रहे हैं तो टेक्निकल अप्रोच पे उतना ध्यान नहीं देंगे हम लोग थ्योरेटिकल अप्रोच पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, अब डेफिनेशन क्या होती है, क्या कैसे होता है, ये सब नहीं जानना है। एकदम डायरेक्ट मुद्दे पे आएंगे, एकदम काम से काम बात करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है और एसोसिएटेड प्रोटीन्स। डायग्राम मैं पहले से ही बना करके आ गया हूँ, और डायग्राम की सुंदरता में नहीं जाना है, डायग्राम को समझना है। ठीक। अब देखिए, जो फॉस्फोलिपिड होती है तो उसमें फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है और इसमें फैटी एसिड होती है। तो ये जो ऊपर वाला जो फॉस्फेट रीजन होता है ना, ये आपका जो है हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक बोले तो पानी से ये लव करता है। ठीक है, पानी जितना भी इसके आसपास रहेंगे इससे ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक। और ये जो फैटी एसिड चेन होती है इसकी, ये हाइड्रोफोबिक होती है। अब ये लोग कर क्या रहे हैं, पिछले 1-2 साल से जब मैं CUET PG को देख रहा हूँ या NTA का जो भी पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है, तो इसमें ना ये लोग स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बहुत अच्छे से दे रहे हैं। जैसे हाइड्रोफिलिक है तो हाइड्रोफिलिक में अब ये लोग हाइड्रोफिलिक वर्ड यूज़ न करके कोई एक एग्जाम्पल सटा देंगे, इसके साथ चिपका देंगे कि ये वाला एग्जाम्पल है तो क्या ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी को रखता है या नहीं। देखिए, जब कोर कॉन्सेप्ट जान जाएंगे ना तो कोई कितना भी क्वेश्चन पूछे आप कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। अब ये एक दूसरे से देखिए किस तरीके से अरेंज है, एक ये इस तरीके से अरेंज है स्ट्रेट, तो एक ये उल्टा हो गया है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। इसका मतलब ये वाली एंड जो है ये इससे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, और ये वाली एंड जो है ये सिर्फ और सिर्फ पानी से अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तो ये जो बाहर वाला एंड होता है, ये जो बाहर वाला एंड होता है, सपोज करिए इसको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोल रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और ये जो है इनर साइटोसोल मेम्ब्रेन है। बात समझ में आई। ये हम लोग एक सेल लिए हैं, सेल का एक छोटा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा बनाया है, और इसके बीच में जो आपका ये ग्रीन ग्रीन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। देखिए, अब ये इस तरीके से अरेंज क्यों होती है ये मैंने बता दिया, क्योंकि फैटी एसिड चेन जो है नॉन पोलर होती है, नॉन पोलर चीज़ें ही इसके बीच में जा सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल को आप देखिएगा तो इसके पैरों के बीचों बीच बिल्कुल धंसी होती है। ठीक है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आप देखिए तो कोलेस्ट्रॉल भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स बहुत सारे होते हैं। बात समझ में आई। तो कोलेस्ट्रॉल भी उसके बीच में एम्बेडेड होता है। अब सवाल ये बनता है कि इसके अंदर कौन सी चीज़ें पास हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें पास हो सकती हैं। तो देखिए, एक तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है कम हो। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, उसकी साइज जो है वो भी स्मॉल हो, उसके अलावा नॉन पोलर हो। नॉन पोलर चीज़ें ही सिर्फ इसके अंदर एंट्री ले सकती हैं। ये चीज़ मैं पहले भी समझा चुका हूँ जब मैं IIT जैम के लिए बता रहा था, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा टेक्निकल अप्रोच भी लिया था, और मैंने एक और चीज़ बताई थी कि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी लगाने पड़ते हैं। जैसे मैं अभी रेट ऑफ डिफ्यूजन बताऊँगा तो इसमें जो है डिफ्यूज़न के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, उस फॉर्मूले पर भी सवाल आ जाते हैं, लेकिन इसमें फॉर्मूले पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे। बात समझ में आई। तो ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले तो ये जानिए, ये सबसे पहले यहाँ पे लगा हुआ है, इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन कर रहा है। अब देखिए, आप खुद सोचिए, अगर कोलेस्ट्रॉल इसमें है तो इसका मतलब ये जमा हुआ है, एक तरीके से ये एकदम स्टैटिक है। और जैसे ही हम लोग इसका टेम्परेचर रेज करेंगे, सपोज करिए हमने सेल का टेम्परेचर रेज कर दिया, कहीं हम लेबोरेटरी कंडीशन में ले गए और सेल का टेम्परेचर हमने रेज किया, तो जब इसका टेम्परेचर रेज करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि इसके जो पैर है ना, इसके अंदर मूवमेंट आ जाती है। कोलेस्ट्रॉल भी बहुत तेज़ी से मूव करने लगता है। ठीक। तो जब कोलेस्ट्रॉल भी बहुत तेज़ी से मूव करने लगता है, इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है फ्लूइडिटी आ जाती है। बात समझ में आई। तो और कि कौन सारे सब्सटेंस इसके थ्रू पास हो सकते हैं, एक तो वो जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो, जिनकी साइज कम हो, और जो नॉन पोलर हो। अब नॉन पोलर में चीज़ों को याद रखिए। देखिए, एक तो स्टेरॉयडल हार्मोन्स जा सकते हैं। ठीक है, स्टेरॉयडल हार्मोन्स जितने हैं वो इसको क्रॉस कर सकते हैं। और फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अब देखिए इन सब के लो मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, तो ये सब भी क्रॉस कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारी चीज़ें तो हम लोग याद कर लेंगे, एक पैटर्न बना लेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे और उससे याद कर लेंगे, लेकिन अब आपको जानना ये है, सपोज करिए मैंने बोला स्टेरॉयडल हार्मोन भी पास कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जो है नॉन पोलर होते हैं। CO2, ऑक्सीजन, इन सबों का भी मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, ये भी पार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि स्टेरॉयडल हार्मोन, SH को मैं स्टेरॉयडल हार्मोन बोल रहा हूँ, और कार्बन डाइऑक्साइड में से पहले कौन पास करेगा,
आपको क्या लगता है दोनों में से किसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए? देखिए, इस चीज़ को फिर से एक बार सुन लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। स्टेरॉयडल हार्मोन और कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाएं, लिस्ट बनाई जाए और कहा जाए कि ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और स्टेरॉयडल हार्मोन में से तीनों में से कौन सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर सिंपल है दोस्तों। देखिए यहाँ पे देखिए, जो ग्लूकोज है वो तो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज भी है, इसको हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल भी बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ग्लूकोज तो बिल्कुल भी पार करने वाला नहीं है, ठीक है, तो ग्लूकोज को हम लोग लिस्ट प्रायोरिटी देंगे। अब सवाल ये आता है कि अब हम लोग किसको प्रायोरिटी दें इनमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टेरॉयडल हार्मोन में? तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा, इसमें CUET PG ने सवाल भी पूछा था, स्टेरॉयडल हार्मोन को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे एज कम्पेयर टू स्टेरॉयडल हार्मोन। सबसे ज़्यादा स्टेरॉयडल हार्मोन को लास्ट में प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है स्टेरॉयडल हार्मोन को इसके बाद प्रायोरिटी देंगे, इसके बाद हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को प्रायोरिटी देंगे। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और स्टेरॉयडल हार्मोन में से सेलेक्ट करने को के लिए कहा जाए कि सबसे पहले कौन क्रॉस करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो आपका आंसर होना चाहिए इस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि CO2 का मॉलिकुलर वेट भी एज कम्पेयर टू स्टेरॉयडल हार्मोन्स कम होता है और वो छोटा भी होता है, तो हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे इसको। अच्छा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में से किसको देना चाहिए, अब आप खुद सोच करके बताइएगा, इसका आंसर हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। अब दूसरी जो बात है वो है दोस्तों, इसी के साथ मैंने बनाया हुआ है आयन चैनल्स, ठीक है। आयन चैनल्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि पेज बहुत गंदा हो जाएगा। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ऑब्वियस सी बात है, छोटे सब्सटेंस को तो हम लोगों ने पार करा दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हम लोगों ने छोटे सब्सटेंस को पार करा दिया, क्योंकि यहाँ पे जो इसके पैर थे ये नॉन पोलर सब्सटेंस को अट्रैक्ट करते हैं और इसमें से नॉन पोलर सब्सटेंसेस चले जा सकते हैं, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, छोटी गैसियस मॉलिक्यूल्स भी जा सकते हैं। व्हाट अबाउट द लार्जर मॉलिक्यूल्स? लार्जर मॉलिक्यूल्स का भी तो अंदर जाना जरूरी है। लार्जर मॉलिक्यूल्स में तो भैया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज तो एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो यहीं पे आके अटक जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये तो पार कर नहीं पाएंगे। तो इनको ले जाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों, अगर आप ये बात सोच रहे हैं तो इनको ले जाने के लिए ज़रूरत पड़ती है ग्लट्स की, ठीक है। ये भी स्पेशल तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अब ग्लट के बारे में मैं अलग से लेक्चर लेकर के आऊँगा पूरा, जब मैं ग्लूकोज नाम की एक टॉपिक ही बनाऊंगा और उसमें मैं पूरा स्टार्टिंग ग्लूकोज से करूंगा, उसके स्ट्रक्चर से लेकर के, फिर ग्लट्स को लेकर के, फिर इंसुलिन में थोड़ा सा उसका रिलेशन, फिर उसके बाद ब्लड में कंपोजिशन, फिर उसके बाद उसको घुमा घुमा करके ग्लाइकोलिसिस पे लाऊंगा, ग्लूकोनियोजिनेसिस, फिर हम लोग ग्लूकोज पे सारी बात एंड कर देंगे। वो ग्लूकोज पे स्पेशल लेक्चर होगा ताकि ग्लूकोज को आप स्टार्ट करिए और वहीं से एंड कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो बायोकेमिस्ट्री में भी हेल्प करे, आपके लाइफ साइंस में भी हेल्प करे, और माइक्रोबायोलॉजी का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसमें, ग्लूकोज टॉलरेंस, ग्लूकोज लिमिट रेट, ये सारी चीज़ें आप सिलेबस इसीलिए मैं डिस्कस करता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे बस एक दे दिया गया है और मैं कंप्लीट किए जा रहा हूँ। सिलेबस इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आप समझिए सिलेबस के अंदर है क्या, बात समझ में आई? तो दोस्तों ग्लूकोज को ऐसे नहीं ले जाया जा सकता। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीके से जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, आप इधर गौर करेंगे तो मैं जो है लाइन वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मैं सर्कुलर स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, रिंग वाला। तो आप इधर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और एक ये 6, ठीक है, H2OH, यहाँ पे H एंड OH, थर्ड पोजीशन पे OH इधर हो जाएगा H, देन हियर इज योर HOH, H और OH, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल होने के अलावा आप देखिए कितना लार्ज है, तो ये क्रॉस नहीं कर सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इसको क्रॉस करने के लिए एक स्पेशल तरीके के ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग ग्लट बोलते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। भी रेंज कर सकता है 1 2 3 4 5 6 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के टाइप होते हैं, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इसको ग्लट की जरूरत पड़ती है। वैसे ही दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जैसे ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी, तो ये एक प्रोटीन धसी हुई होती है, इसको हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन्स। अब देखिए इसमें एक स्टेज और बढ़ा जा सकता है, लेकिन जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी के जस्ट ऊपर दोस्तों, एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लूँ जल्दी से, वी विल चेंज इट रैपिडली। तो यहाँ पे जब आप ध्यान देंगे तो इसके ऊपर जो है एक और प्रोटीन होती है, जिसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन्स में क्या होता है कि आराम से आयंस और सॉल्ट दे करके
इन सारी प्रोटीन्स को तोड़ा जा सकता है। ठीक है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आई थिंक आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, SDS बोलते हैं इसको, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। निगेटिवली चार्ज्ड जो है एक डिटर्जेंट होता है जो कि तोड़ने के काम आता है। अब कैसे तोड़ा जाता है क्या, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक जानिए, ज़्यादा नहीं जानना है। अब जो RBCs होती हैं ना, वही हम लोग एज इम्पॉर्टेंट सेल लेते हैं जिसके ऊपर हम लोग इसकी मतलब तोड़ते हैं इसको, और फिर हम लोग इसका स्टडी करते हैं। अंदर से जो है इनसाइड आउट प्रोटीन्स और बाहर की प्रोटीन्स को तोड़ करके हम लोग चेकिंग करते हैं कि क्या कौन सी प्रोटीन इल्यूट आउट होगी, कौन सी प्रोटीन इल्यूट आउट नहीं होगी। ठीक है, समझ में आई बात दोस्तों। तो ये था कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, प्रोटीन में इंटीग्रल और पेरिफेरल के फंक्शंस तो जान के इंपॉर्टेंट है ग्लट। इसके अलावा दोस्तों कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए भी जो है SGLT का इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम लोग फिजियोलॉजी पोर्शन में पढ़ेंगे, दैट इज सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर सिस्टम। ठीक है, ये SGLT भी होता है, सोडियम की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग द प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक फंक्शन समझ में आया, प्रोटीन्स क्या होती हैं ये समझ में आया, और किन किन फैक्टर्स पे जो है फ्लूइडिटी डिपेंड करती है। सबसे पहले तो दोस्तों टेम्परेचर, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा वो फ्लूइड होता जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद दोस्तों जो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट आप बढ़ाते जाओगे उसके अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पैर जो है चिपकेंगे। कोलेस्ट्रॉल कंटेंट का ये कोलेस्ट्रॉल कंटेंट है ये वाला, तो ये इसका कंटेंट जब इंक्रीज करेगा तो ये स्टैटिक होते जाएगा, ये रुकते जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे स्टैटिक कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ते जाएंगे तो उसको स्टैटिक करते जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। बात समझ में आई। कुछ प्रोटीन्स के बारे में हम लोग और डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है उस पर मैं अलग से ही वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे। एक तो दोस्तों GPCR हो जाएगा, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, GPCR भी होता है। एक होता है दोस्तों सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। ये भी कुछ प्रोटीन्स हैं जो इससे एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट चीज़, आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आई थिंक बहुत बार इग्नोर हो जाता है ये, लेकिन हम लोगों को ध्यान देना चाहिए ये चीज़। जो बच्चे देख रहे हैं और गैट बी भी लगे हाथ देखना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ मैं इसमें बताऊंगा, इंक्लूड कर दिया हूँ, हालांकि इंक्लूड नहीं करना चाहिए था। लेकिन देखिए, सवाल ये है कि जैसे ही आपका माफ़ कीजिएगा दोस्तों, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है ये, और फिर यहाँ पे मैं जब इसके एक पैर को तोड़ता हूँ, सपोज करिए इस पैर को तोड़ के मैंने बाहर निकाला, ये वाला जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, मैंने इसको तोड़ करके बाहर निकाला। ये जो पैर तोड़ने का काम करता है इसका नाम है दोस्तों फॉस्फोलाइपेज A2। ये जो एर्चिडोनिक एसिड यहाँ से निकली है ना, फॉस्फोलाइपेज A2, जब इसका पैर तोड़ते हैं हम लोग, ये आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, ये 12 कार्बन का होता है, 20 कार्बन का होता है, और इसको हम लोग तोड़ते हैं। तो जब एर्चिडोनिक एसिड तोड़ते हैं तो इस पर जब साइक्लोऑक्सीजनेज नाम का जब एंजाइम काम करता है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में टूटता है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में, और जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में टूटता है तो ये फर्दर थ्रोम्बेक्सिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाता है। ठीक है, हालांकि एक और नाम मुझे लिख देना चाहिए था, प्रोस्टासाइक्लिन, ये भी बनाता है। अब याद करिए, जब मैं रिवीजन वीडियो IIT एग्जाम का बनाया था तो उसमें मैंने एक बात बताई थी, कुछ नॉन पोलर जो हार्मोन होते हैं वो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, उसमें मैंने प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोस्टासाइक्लिन का नाम लिखवाया था। आप लोग चाहें तो वो वाली वीडियो को जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो थ्रोम्बेक्सिन किस में करता है मदद, तो ब्लड क्लॉटिंग में करता है। आई होप आपको ये याद होगा, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है ये। प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह, प्रोस्टासाइक्लिन वगैरह ये पेन वगैरह में काम करते हैं। तो अगर इसको रिड्यूस करना है तो आप एक मिथाइल सैलिसाइलेट नाम की NSAID आती है, उसको आप ले सकते हैं और ये ट्रीटमेंट कर सकती है, इसको इनहिबिट कर देता है साइक्लोऑक्सीजन, तो ये बनेगा ही नहीं, तो फिर पेन होगा ही नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात। फिर यहीं पे फॉस्फोलाइपेज A2 काम करता है, एराचिडोनिक एसिड बनती है और ये ल्यूकोट्राइन A4 में टूटता है, ल्यूकोट्राइन B4 और D4 बनाता है। देखिए, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल इस टाइप से नहीं बन सकता है, सवाल इस टाइप से बन सकता है, ल्यूकोट्राइन का A4 पे कहाँ से इसका प्रीकर्सर क्या है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, बाकी फंक्शंस तो आप लोग फिजियोलॉजी में पढ़ते ही हैं। ठीक है, और ये मैक्लोफिनामेट और प्रेडनिसोन नाम की एक ड्रग होती है जिससे ये लाइपोऑक्सीजनेज नाम का जो ये एंजाइम है वो टूट जाता है। ठीक है, आप लोग चाहें तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आ रहा है इस स्लाइड का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड आई थिंक सवाल कन्फर्म्ड है इससे। जो मेम्ब्रेन लिपिड होती है वो कितने टाइप की होती है। अब देखिए, मैंने सवाल अप्रोच करने का मैंने दो ही तरीका बताया था, या तो आप उसको समझ लीजिए या तो पूरी तरीके से रट लीजिए। अगर एग्जामिनर आपको सेलेक्ट करना चाहता है तो वो यही सवाल पूछेगा
कि भाई मेम्ब्रेन के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। अगर वो सवाल अगर वो नहीं सेलेक्ट करना चाहता है तो किसी भी कीमत पे वो उस तरीके का सवाल देगा जो डेटा बेस्ड होगा, फैक्चुअल होगा ही नहीं। अब डेटा बेस्ड यार कितना याद करोगे। अभी रिसेंटली गेट के भी पेपर में कुछ लोग ऑफिशियली क्लेम कर रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई जा सकती है। मैं उस पर अभी खैर वीडियो लेकर के आऊँगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कट ऑफ हाई क्यों जा रही है। पेपर ईजी आना सबसे बड़ा जो है दुर्भाग्य है, ठीक है। पेपर ईजी आया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस और कम हो जाएंगे। और अगर पेपर टफ आ रहा है, मनाओ कि पेपर टफ आए, अगर पेपर टफ आता है तो समझ जाओ तुम्हारी तैयारी ठीक थी और तुम सेलेक्ट भी हो जाओगे, ठीक है। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। मेम्ब्रेन लिपिड्स में हम लोग ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड और स्फिंगोसिन बेस्ड लिपिड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जो ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड होती है वो फॉस्फोलिपिड में दो टाइप की होती है, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड में, ठीक है। हम लोग दो तरीके से देखते हैं मेम्ब्रेन लिपिड को, एक ग्लिसरॉल बेस्ड और स्फिंगोसिन बेस्ड। ग्लिसरॉल बेस्ड दो तरीके की होती है, फॉस्फोलिपिड होती है और ग्लाइकोलिपिड होती है। तो जो फॉस्फोलिपिड होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसमें होता क्या है, एक सेकंड जरा मैं इंक कलर चेंज कर लूँ, यस। फॉस्फोलिपिड जो होती है वो फॉस्फेटिडाइडल इथेनोलामीन, फॉस्फेटिडाइडल कोलिन, फॉस्फेटिडाइडल सेरीन, फॉस्फेटिडाइडल आइनोसाइटोल में डिवाइडेड है। इसके अलावा एक स्पेशल तरीके का होता है फॉस्फोलिपिड जिसको हम लोग कार्डियोलिपिन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है इसका क्लासिफिकेशन, इसको याद कर लीजिएगा। अब कैसे याद करें कि कौन सा, देखिए एक तो मैंने बताया था ना, एक साइटोप्लाज्मिक फेज होता है। देखिए सपोज करिए इसको, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, तो अगर आपसे कहा जाए कि ये जो है साइटोसोलिक फेज है, साइटोसोलिक, और ये क्या है, एक्सोप्लाज्मिक फेज है। एक्सोप्लाज्मिक मतलब सेल के बाहर का फेज है, एक्सोप्लाज्मिक फेज है। तो आप कैसे बताएंगे कि इथेनोलामीन कहाँ पाया जाता है। और मैं इसको दूसरे साइड पे ही बना लेता हूँ दोस्तों, जगह का मैं सपोज करिए इस तरीके से मैं ग्राफ प्लॉट करूँ, और अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो भाई बताओ, ये सपोज कर लीजिए आप, ये है एक्सोप्लाज्मिक फेज, ठीक है। ये आपका है एक्सोप्लाज्मिक फेज एंड दिस वन इज साइटोसोलिक फेज, साइटोसोलिक फेज। तो आप कैसे बताओगे कि फॉस्फेटिडाइडल इथेनोलामीन, फॉस्फेटिडाइडल कोलिन, फॉस्फेटिडाइडल सेरीन और स्फिंगोमाइलिन, स्फिंगोमाइलिन, आई थिंक कुछ छूटा नहीं है। फॉस्फेटिडाइडल इथेनोलामीन, फॉस्फेटिडाइडल कोलिन, फॉस्फेटिडाइडल सेरीन, फॉस्फेटिडाइडल आइनोसाइटोल, ओके, आइनोसाइटोल, ये छूट गया था। तो कैसे बताएंगे कि कौन एक्सोप्लाज्मिक फेज में है और कौन जो है साइटोसोलिक फेज में है। तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईईएस, देखिए ई की जगह, ए की जगह ई कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। वैसे आईईएस ऑफिसर भी होते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, आई होप मैं गलत नहीं हूं तो आईएएस को हमेशा ऑर्डर कौन देता है दोस्तों, सीएम देता है। याद करने का तरीका बता रहा हूं, हमेशा से कौन देता है, सीएम देता है। तो एक सेकंड दोस्तों, ओके ओके ओके, यस, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो आईईएस हमेशा जो फॉस्फेटिडाइडल इनोसिटॉल है, फॉस्फेटिडाइडल इथेनोलामीन है, फॉस्फेटिडाइडल सीरीन है, ठीक है, इनोसिटॉल, इथेनोलामीन, सीरीन, ठीक है, ये हमेशा से कहाँ रहेंगे, तो हमेशा से नीचे रहेंगे, यानी साइटोसोलिक फेज में रहेंगे। इनका कंटेंट हमेशा कहाँ पे रहेगा, नीचे रहेगा। इस तरीके से बनाएंगे आप लोग, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। ये हमेशा से कहाँ रहेंगे, सपोज करिए मैंने बात किया फॉस्फेटिडाइडल इनोसिटॉल, फॉस्फेटिडाइडल इथेनोलामीन, ठीक है, फॉस्फेटिडाइडल सीरीन, ये लोग हमेशा कहाँ रहेंगे, नीचे रहेंगे। और फॉस्फेटिडाइडल कोलिन कहाँ है, सीएम, ठीक है। इससे आप याद रखेंगे स्फिंगोमाइलिन एंड कोलिन, एम से याद रखिएगा स्फिंगोमाइलिन एंड कोलिन। तो ये कहाँ रहेंगे, हमेशा से एक्सोप्लाज्मिक फेज में रहेंगे। तो ये एक्सोप्लाज्मिक फेज में इनका कंटेंट ज़्यादा रहेगा, ठीक है, समझ में आई बात। इस तरीके से ये रहेंगे, ठीक, ये याद करने का तरीका था। तो आप देखते होंगे बहुत सारे जो ग्राफ बना होता है तो वो कंफ्यूजिंग, एक बार तो देखिए, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा एचपी पे, यानी हाइड्रोपैथी प्लॉट पे। हाइड्रोपैथी प्लॉट पे तो एक पूरा ग्राफ ही बना करके दे दिया था, आई थिंक 2022 का था वो पेपर, बायोकेमिस्ट्री का, सीयूईटी पीजी का, उसमें पेपर आया होता। तो मैं उसमें आपको बताऊंगा डिटेल में कि क्या होता है, ठीक है। तो आज आप लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में समझा, थोड़ा सा जो है रफ ओवरव्यू के साथ आपने डिटेलिंग ली किसकी दोस्तों, तो मेम्ब्रेन लिपिड्स के बारे में, और वो कितने तरीके के होते हैं ये भी जाना आप लोगों ने। फॉस्फेटिडाइडल इथेनोलामीन, फॉस्फेटिडाइडल कोलिन, फॉस्फेटिडाइडल सेरीन, फॉस्फेटिडाइडल आइनोसाइटोल,
एंड कार्डियोलिपिड। ये जो ग्लाइकोलिपिड होता है दोस्तों, ये क्लासीफाई होता है गैलेक्टोलिपिड में, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही क्लास है, ठीक है दोस्तों। तो अगला है स्फिंगोसिन बेस्ड, ठीक है। एक है ग्लिसरॉल बेस्ड, एक है स्फिंगोसिन बेस्ड। अब स्फिंगोसिन बेस्ड भी फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड में जो है डिवाइडेड है। तो ये स्फिंगोमाइलिन है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड का एक अगला क्लासिफिकेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं स्फिंगोमाइलिन। और ग्लाइकोलिपिड किसमें होता है? सेरिब्रोसाइट्स एंड गैंग्लियोसाइट्स, ठीक है। अगर आपको पर्सनली सबका ये डिटेल जानना है तो आप कोई भी एक बुक उठाइए, उसमें थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है सारा डिटेल। आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे उसको बताने का कोई खास मकसद था नहीं, क्योंकि अभी तक तो आया नहीं है, हो सकता है आ जाए, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जान लीजिए मोस्ट ऑफ दी जो ग्लूकोज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, वो डी फॉर्म में पाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट्स। और मोस्ट ऑफ दी अमीनो एसिड जो पाई जाती हैं वो एल फॉर्म में पाई जाती हैं, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा, हालांकि कंपनी का नाम नहीं लूँगा मैं, ग्लूकॉन डी आप सुने होंगे, तो दैट इज़ डी, डेक्स्ट्रॉन शुगर, डेक्स्ट्रोज, ठीक है। और ये जो एल फॉर्म के अमीनो एसिड आते हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड मैक्सिमम आपको एल फॉर्म के दिखते होंगे, एल एलेनिन, एल ग्लाइसिन, आप नाम सुने होंगे। तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ी सी खांसी हो गई है। तो दोस्तों ये था वीडियो रिगार्डिंग, आप इसको किसी में भी इंक्लूड कर सकते हैं, सेल बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री। मैं कोशिश करूंगा कि जो है इसमें सेल बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री दोनों में इसको इंक्लूड कर दूं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी वीडियो रिगार्डिंग योर classification of the different phospholipids and various terms associated with it। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों एक बात और इम्पॉर्टेंट, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं ये बात आप लोगों को एक दिन पहले या 2 दिन पहले ही बता दूंगा कि वीडियो शेड्यूल हो चुकी है। आप लोग कम्युनिटी पोस्ट पे जाके लाइक कर दिया करिए इसको, ताकि ये बात मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को पता चल चुका है कि लेक्चर आ गया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।